सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों ऑलमोस्ट अब हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे आज। तो 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चीज़ों को 130 प्लस प्रश्नों को करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और पीडीएफ और नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जरूर विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए, तो निम्न में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जा सकता है? औपचारिक मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि वो स्थिति जो कि घर की स्थिति ना हो उसको औपचारिक बोला जाता है। उस स्थिति को भी बोला जाता है जो अमूर्त स्थिति होती है, जो चीज़ें सामने नहीं होती हैं उसके बावजूद आप चीज़ों को सीख पाते हो, उसको औपचारिक कहा जाता है। कहने का मतलब घर में क्या होता है ना कि बार बार माहौल बना रहता है, मम्मी पापा, पापा मम्मी, भाई बहन सब कोई आपस में बातचीत करता रहता है और वहाँ पर हम लोग भाषा सीखते हैं और बातचीत होती ही रहती है दिन भर। घर में कभी शांति नहीं होती, लेकिन क्लासरूम में शांति देखने को मिल जाती है कई बार। तो क्लास के अंदर जब अध्यापक की अगर हम बात करें तो किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थिति में सीखा जा सकता है, तो वो जो होती है आपकी द्वितीय भाषा। ठीक है, प्रथम भाषा को औपचारिक दृष्टि से नहीं अनौपचारिक देखा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा अनौपचारिक। ठीक है, पहला जो संस्था होता है वो कौन सा होता है? अनौपचारिक, जिसमें माता पिता होते हैं, घर होता है। गृह भाषा उसी को बोला जाता है, मातृभाषा भी उसी को बोला जाता है। तीन ऑप्शन देखोगे आप, चार ऑप्शन को देखोगे ना तो तीन एक जैसे लग रहे हैं और दूसरा जो है ना वो अलग लग रहा है, तो आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा ऐसी है जिसको औपचारिक बोला जाता है, जो कि स्कूल में सीखी जाती है। रचनावादी उपागम संप्रेषण उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः रचनावादी उपागम, ये रचनावादी मतलब क्रिएटिव की बात की जा रही है, ये क्रिएटिव अप्रोच है और एक कम्युनिकेशन वाला अप्रोच है। क्रिएटिव मतलब कि दो का चार बना देते हैं और संप्रेषण मतलब कि कम्युनिकेशन दो को अलग तरीके से बोलते हैं, टू बोल देंगे, टू, दो नहीं टू। ठीक है, तो इस मायने में भिन्न है। क्या चीज भिन्न है, इस चीज के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो यह अर्थ पर बल देता है। ठीक है, किस चीज पर बल देता है? यह अर्थ पर बल देता है, अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए। ठीक है, और उसके बाद नियमों पर बल देता है, अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं। और क्या है भाई? और यहाँ पर आप देखोगे तो नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। तो ये वाला तो ड्रिल वाला तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है, ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचता है कितने? दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास। इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं, पहला वाला और दूसरे वाले को, इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि यहाँ पर रचनावादी उपागम के बारे में अर्थ पर बल देता है। ठीक है, और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। तो सिंपल सी बात है, रचनावादी उपागम जो है यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि रचनावादी जो उपागम होता है वो संप्रेषण उपागम से इस मायने में भिन्न है। मतलब कि रचनावादी जो है वो भिन्न क्यों है संप्रेषण से? क्योंकि दो को टू बोलता है और ये दो में तीन चार ये सबको सीखने में माहिर है। ठीक है, ये अलग तरीके से चीज़ों को जानता है। ठीक है, संप्रेषण मतलब कि आप देखोगे कम्युनिकेशन, और एक रचनावादी चीज़ें होती हैं। तो ये अर्थ पर बल देता है, रचनावादी जो है अर्थ पर बल देता है, ये जो है संप्रेषण जो है अर्थ पर बल देता है। दो को अर्थ जो होगा वो होगा आपका टू भी हो जाएगा, लेकिन रचनावादी नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाते हैं। ठीक है, तो यह है कि अपेक्षा करता है कि नियम जो है ना वो प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए। ये वाला आंसर जो होगा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो प्रक्रिया के दौरान ही सीखे जाते हैं। जैसे कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर जब क्रिएटिविटी आप करोगे तो कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी से बहुत सारे लोग सीखते हैं कि हाँ ये देखो कितना क्रिएटिव काम है, कितना रचनात्मक कार्य किया है इन्होंने। ठीक है, तो किसी भी प्रक्रिया के दौरान, किसी भी नियम प्रक्रिया के दौरान कोई चीज़ सीखी जाती है उसको क्रिएटिव कहा जाता है। बाकी किसी का सिर्फ अर्थ निकाला जाता है उसको संप्रेषण कहा जाता है। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। 93, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको सुझाव नहीं दे रहा, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। जैसे बोलते हैं नहीं कई बारी कि आज मिशन पे आपको जाना है, तो आपने बोला कि मैं नहीं जा सकता। अरे भाई मैंने बताया नहीं, मैंने ऑर्डर दिया है आपको, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ कि आपको जाना है कि नहीं, मैंने अपना आदेश दिया है, जाना है आपको। तो किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे बोला जाता है? तो क्रिएटिविटी में सीधे सीधे नहीं बोला जाता भाई, क्रिएटिविटी में तो क्रिएटिव करा जाता है, कहीं ना कहीं
सीखने की प्रक्रिया के दौरान नए नई चीज़ों को जोड़ना। आदेशात्मक मतलब कि आदेश देना, हाँ ये ठीक लग रहा है। वर्णात्मक, वर्णों का यहाँ पर देखोगे कि इस्तेमाल की बात की जा रही है, ठीक है। संरचनात्मक मतलब संरचना के बारे में बात करी जा रही है। तो जब सीधे सीधे बोला जाता है उसको आदेश बोला जाता है यार। आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ सीधे सीधे बोली जाती है उसको आदेशात्मक बोला जाता है, आदेश दिया जाता है। माता पिता हमेशा आदेश देते हैं, बेटा आटा ले आओ, ठीक है। अब बात मानो ना मानो, ले आओ ना ले आओ अलग बात है, बट आदेश तो दिया उन्होंने। चलिए, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखो, जब किसी अभ्यास में या सामग्री में कोई भी ऐसा अभ्यास कर रहा है बच्चा, और कोई भी ऐसी सामग्री पढ़ रहा है बच्चा जिसमें कोई ऐसा लगता है कि आपको वहां पर ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और आप उसमें कर भी देते हो, तो इसे क्या कहा जाता है? क्यों आपने चेंजेस किए भाई? ऐसी क्या वजह रह गई होगी कि आपने इसको चेंज किया? ठीक है, तो चेंज इसलिए किया क्योंकि आपको ये लगा। अब देखो, समीक्षा कर देने का मतलब है कि आपने सही गलत बता दिया, अब खत्म हो गया। जैसे कि मैंने पूरा पेपर लिखा, अब मेरे पेपर की समीक्षा हो गई, मैं 10 में से 9 नंबर लेकर के आ गया, अब बात खत्म। अब इसमें चेंज करने वाली बात ही नहीं है। अब अगले क्लास में हम इंटर कर चुके हैं भाई। तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, क्यों परिवर्तन किया जाता है? ठीक है, तो देखो, अनुकूलन इसको कहा जाता है। इस चीज को याद रखो। मूल्यांकन तो मतलब है नहीं, मूल्यांकन तो किसी भी चीज का लास्ट में करते हैं। अभिग्रहण तो हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, उस चीज के बारे में है। लेकिन किसी अभ्यास में आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तन कर देते हैं, उसको अनुकूलन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि आप गर्मी में सो रहे हो, ठीक है, लाइट चली गई, नींद गायब। अब जब नींद गायब हो गई तो अब क्या चाहिए? आवश्यकता अनुसार अब या तो हैंड फैन यूज करोगे, या तो छत पे टहलोगे, या तो इंतजार करोगे। तो वो अपने अनुकूलन मतलब अपने अनुकूल, अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है, अपने शरीर को अनुकूलित करने के लिए, अपने शरीर को अनुकूल बनाने के लिए उस माहौल के हिसाब से आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो इसी चीज को बोला जाता है अनुकूलन। कि अनुकूलन मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वो चीजें आपके लिए हानिकारक न हो, आपके हिसाब से हो। तो उसी चीज को तो बोला जाता है परिवर्तन, ठीक है। तो अपने आप को परिवर्तन करना, अनुकूल करना अनुकूलन कहलाता है। इस चीज को याद रखेंगे, आवश्यकता के अनुसार। आंसर नंबर सेकंड राइट आंसर। चलिए, योगात्मक आकलन क्या होता है? ठीक है, योगात्मक आकलन में निदानात्मक, उपचारात्मक है। विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देना, ठीक है, और शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारना, और शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा इस चीज को। योगात्मक क्या होता है? निदान और उपचारात्मक नहीं होता है। योगात्मक मतलब कि योग एक से दूसरे को जोड़ना, ठीक है, मतलब कि जो भी रिजल्ट आ चुका है वो हो गया आपका। तो उपचारात्मक तो है नहीं, प्रभावशाली प्रतिपुष्टि तो है नहीं, क्योंकि अब जो होना था हो चुका है। आप 10 में से 9 नंबर लेकर के आ गए, आपका योगात्मक आकलन हो गया। अब इसमें निदान कुछ नहीं हो सकता। अब तो आ गए ना, अपने पापा ने तो देख लिया आपके नंबर। अब निदान जो करना होगा वही करेंगे भाई, उपचार जो करना होगा आपका वही करेंगे पापा। प्रभावशाली प्रतिपुष्टि अब वही देंगे जो देना होगा, फीडबैक कि भाई तुमने अच्छा किया, अच्छा किया कि नहीं किया। सक्रिय सहभागिता को क्रिएटिव कहा जाता है। जब बच्चे वहां पर क्रिएटिव करते हैं उसको रचनात्मक कहा जाता है। तो यहाँ पर सक्रिय भागीदारी है नहीं, क्योंकि अब भागीदारी खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुका है। अब क्या है, शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अधिगम और निष्पादन मतलब कि जो हो चुका है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये वाला जो आंसर होगा वो राइट आंसर, ठीक है। तो जो भी अधिगम हो चुका है बच्चों का, जो भी यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद निर्णय लेने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं पूरा अधिगम के बाद, तो वही होता है कि मान के चलिए आपने पूरी क्लास पढ़ाई कर ली, अब आपका फाइनल टेस्ट कल होगा, तो कल हम क्या करेंगे, आपका योगात्मक आकलन करेंगे। आई होप आई सारी चीज़ें मैं ना क्लियर कट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आंसर नंबर 4 राइट आंसर। किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? कोई ऐसा अप्रोच है जिसके अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्द भी गलत करने के बावजूद भी उसको समग्र भाषा प्रयोग का अच्छे अंक दिए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से, उपागम मतलब होता है अप्रोच, ठीक है।
उपाय का मतलब क्या होता है? अप्रोच। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, आप लोगों ने बीए किया होगा तो बीए वाले बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है कि प्रश्न पढ़ते नहीं है बच्चे, बस प्रश्न देखा, प्रश्न के जो क्वेश्चन है उसी को लिख देंगे 2 लाइन में, और उसके बाद तो कुछ भी लिख देंगे। हैंड राइटिंग अच्छी है, नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अप्रोच है ना, एक ऐसा अप्रोच है जिसके अंतर्गत किसी बच्चे की शब्दों की वर्तनी गलत है, वो गलत लिख रहा है, अंदर वर्तनी भी गलत है उसकी। ठीक है, इस के जगह फॉर लगा रहा है, फॉर के जगह टू लगा रहा है इंग्लिश में। ठीक है, का के जगह की लिख रहा है, सब कुछ गलत लिख रहा है। उसके बावजूद समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है समग्र भाषा। क्यों? मतलब कि भाषा में ना वो कंप्लीटली बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसको अच्छे अंक मिल जाते हैं। वहां पर कोई क्रिएटिव काम में नहीं कर रहा हो, किसी तरीके का संप्रेषण नहीं है, किसी तरीके के व्यवहार नहीं दिखा रहा, वो क्या कर रहा है? समग्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, पूरी तरीके से वो भाषा को लिख रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लिखते नहीं है, कहते हैं भाई हम एकदम ईमानदार आदमी हैं, हमें आज नहीं आता है, हम अगले साल फिर आएंगे तैयारी करके तब हम लिखेंगे। ठीक है, तो वो समग्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। समग्र मतलब कंप्लीट भाषा। कंप्लीट भाषा जब लिखोगे तो सामने वाला कहता है ठीक है इतना लिखा है तो 2-4 गलती तो जायज है, कोई बात नहीं, नंबर दे देते हैं बेचारे को। आंसर नंबर फर्स्ट को सही मानते हैं और आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जब हम किसी विशिष्ट सूचना जो जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो किस प्रकार का पठन कहलाता है? कोई ऐसी सूचना हम जानना चाहते हैं, विशिष्ट सूचना जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेशल सूचना है, आपको बहुत स्पेशल सूचना, जैसे बोलते हैं ना खुशखबरी कब मिलेगी, तो एक बहुत स्पेशल सूचना है वो, उसको जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, तो यह किस प्रकार का पठन कहलाएगा? ठीक है, अब आप कोई भी ऐसी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो किस प्रकार का पठन कहलाएगा? जैसे कि आजकल है ना कि क्या बोलते हैं इसको, मिलेनियर कैसे बने, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, बहुत सारे लोग डिजिटल कोर्स कराते हैं आजकल। तो मान के चलो कोई डिजिटल कोर्स आपने ले लिया, कोई इंपॉर्टेंट सूचना लेना चाहते हो, तो उसके लिए जो किस तरीके का पठन मतलब आप करोगे, किस तरीके का जो आप जो पाठ पाठ वगैरह पढ़ोगे, जो चीज़ें सीखोगे, वो किस तरीके का पठन कहलाएगा, तो उसको देखेंगे। पाठ से बाहर जाने तो साफ साफ उत्तर कोष्ठक में जो दिखता है उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, ये तो बाहर हो गया। विश्लेषण करोगे, बारीकी से पढ़ोगे या सरसरी तौर पर पढ़ोगे? तो कोई भी विशिष्ट सूचना जो आप जानना चाहते हो और सामग्री को पढ़ते हो, तो क्या आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ोगे या बारीकी से पढ़ोगे, ये आप मुझे बताओ। तो सिंपल सी बात है यार, कोई भी ऐसी सूचना जो जानना चाहते हो आप, तो उसको सरसरी निगाहों से तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। सरसरी निगाहें क्या होती हैं? जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आप जब यूट्यूब खोलते होगे तो ऐसे आपको थंबनेल दिखते होंगे, पहला दूसरा ऐसे स्लाइड मारते हो फटाक से, फिर ऐसे, फिर कोई शॉर्ट्स दिख गया, मजा आ गया, आपने तो वहां पर खोल दिया। सरसरी निगाह से आप देखते हो ऐसे धीरे धीरे ऊपर स्लाइड स्लाइड स्लाइड, सरसरी जहां आपको अट्रैक्ट किया कोई थंबनेल, वहां पर आपने आया, आपने उसको खोला और उस वीडियो को देख लिया, तो सरसरी होता है। लेकिन जिस वीडियो को आपने खोला और उस वीडियो पर टाइम दे रहे हो, वो आप बारीकी से चीजों को देख रहे हो, तो आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। क्योंकि जो सूचना आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, उसको आप बारीकी से देखते हो, तो जो सूचना आपको पढ़नी है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी, तो उसको बारीकी से पढ़ोगे। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खेल वाले, स्पोर्ट्स वाले पेज को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। लड़कों का मुझे पता है स्पोर्ट्स वाले पेज ज्यादा पढ़ते हैं, लड़कियों का मुझे नहीं पता वो कौन से पेज पढ़ती हैं, न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स वाले पेज, जैसे कि वो देखो ना, सरसरी निगाह में न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ेंगे सरसरी निगाह में, लेकिन एक ऐसा सेक्शन आएगा जहां पर वो देखेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहा है कि एक एसडीएम है जिसने अपने पति को तलाक देने के लिए बोला या फिर मानहानि कर दिया, तो सारा न्यूज़ एक तरफ। अब देखा कि एसडीएम, पति ने बनाया पत्नी को एसडीएम और उसके खिलाफ हो गई साजिश। अब लोगों ने इसको क्या किया, बहुत बारीकी से पढ़ना स्टार्ट किया, एक एक शब्द पढ़ेंगे भाई, किसमें गलती है ये निकाला जाए, लड़का गलत है कि लड़की गलत है। तो इन सभी चीजों को, बारीकी को निकालने के लिए क्या करता है इंसान, विशिष्ट सूचना लेना चाहता है तो बारीकी से पढ़ता है, अदरवाइज वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है। पूरा न्यूज़पेपर ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, एक दो सब्जेक्ट जो है अच्छा पढ़ लेते हैं बारीकी से। चलिए, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन सा शामिल है? दो उत्पादक मैंने बताया था आपके, एक होता है उत्पादक
एक होता है आपका ग्राह्य। उत्पादक वो होता है जिससे हम चीजों को उत्पादित करते हैं, जैसे कि वाचन, बोलते हैं, आप सुन रहे हो, और लिखना। अब बोलूंगा तो आप क्या करोगे, सुनोगे, और लिखूंगा तो आप क्या करोगे, पढ़ोगे। तो वाचन जो होता है जो बोला जाता है मुंह से, और लिखना हाथ से लिखा जाता है। तो जो भी आप देखो, जिसके जैसे कि फिल्म जो होता है वो आप, जैसे फिल्म में डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर में लिखा जाता है तो आर्टिकल्स होते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, वो उत्पादन है। यूट्यूब पर जो हम बोल रहे हैं ये क्या है, जो हम बोल रहे हैं यूट्यूब पर ये उत्पादन है। जो हम लिख रहे हैं ये भी उत्पादन है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो और जो सुन रहे हो ना, क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो सुनोगे, जो लिखूंगा मैं पढ़ोगे, ये ग्राह्य, आप ग्रहण ही तो कर रहे हो। अब ग्रहण कैसे करते हैं, सुन के या पढ़ के? या तो आप किसी वीडियो को देख करके, रेडियो को सुन करके सुनोगे और ग्रहण करोगे, वीडियो को देख करके सुन के ग्रहण करोगे, या तो किताबों को पढ़ करके देख करके ग्रहण करोगे। तो ग्रहण करने वाले को ग्राह्य कौशल बोलते हैं, वाचन और लिखने को उत्पाद कौशल बोलते हैं। तो देखो, लेखन को बोलते हैं और पठन को नहीं बोलते हैं, वाचन को बोलते हैं, ठीक है। तो वाचन को बोलते हैं श्रवण, मतलब कि सुनने को। सुनने को क्या बोलते हैं, सुनने को तो बोलते हैं यार, सुनने से नॉलेज गेन होता है तो उसको ग्राह्य बोलते हैं। सुनने से ग्रहण होता है। वाचन मतलब कि बोलना, और लेखन मतलब लिखना, इन दोनों से उत्पादन होता है। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रथम भाषा वह है भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं। देखो, पहली भाषा में ना कोई भी प्रवेश जो है ना प्रयास नहीं करना पड़ता, बच्चे अपने आप सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर LAD होता है। चोमस्की साहब ने बताया था, अपने आप बच्चे सीखते हैं बिना विशेष प्रयास किए, अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। यही फैक्ट है। क्योंकि पहली भाषा ऐसी होती है ना जिसमें बच्चे को एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। लेकिन जब दूसरी भाषा, जब अंग्रेजी सीखने जाते हो, टीचर साहब क्या कहते हैं, हाँ लिखिए टेंस। हाँ, टेंस कितने प्रकार के होते हैं भाई, फटाफट लिखिए, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके भी 4 पार्ट्स हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो ये सब सेकंड पार्ट्स ना सीखने में देखो कितना झमेला है। टेंस सीखो, फिर पैसिव सीखो, एक्टिव सीखो, नरेशन सीखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखो, इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। लेकिन पहले भाषा में बच्चे को कुछ भी नहीं पता था, ना ग्रामर था, ना वर्ड वोकेबुलरी था, वर्ड मीनिंग, वोकेबुलरी कुछ भी नहीं था, बट बच्चा सीख गया। तो बिना किसी प्रयास के पहली भाषा सीख जाते हैं, उसको आंसर नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकंड जो होगा राइट आंसर। चलिए, फाइनली हमने शतक पूरा कर दिया, 90 नर्वस नहीं हुए। तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? तो स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वानिकी, वाक्य विन्यास। तो स्वर विज्ञान मतलब कि स्वर के बारे में बात करता है। आप जानते हो ना, स्वर और व्यंजन होता है 2, ठीक है। आकृति विज्ञान जो होता है वो आकृति के बारे में है। और वाक्य विन्यास मतलब कि क्या होता है, तो वाक्य के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। स्वानिकी जो होता है वो ध्वनि उत्पाद और बोध के बारे में बात करता है। तो जब स्वर का विज्ञान है, किसी भी ध्वनि के अगर हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन ध्वनि का उत्पादन कैसे हुआ, बोध क्या है, जानते कैसे हैं उस ध्वनि को, उसको स्वानिकी कहा जाता है। थोड़ा टफ प्रश्न है, बट इसको ऐसे ही याद कर लेना। इसमें क्या ट्रिक बताऊं यार, स्वानिकी ध्वनि का उत्पादन और बोध, याद रख लो इस चीज को। स्वर का विज्ञान स्वर विज्ञान बोला जाता है, स्वानिकी, बस। चलिए, अगले प्रश्न में मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, और 130 प्लस प्रश्नों की जो सीरीज है उसको पूरा देखिएगा। PDF और नोट्स यहाँ मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को।